नमस्कार, न्यूज़ नशा के तहत मेरे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। हम कुछ खबरों की पॉलिटिकल खबरें जो कि सोशल मीडिया पर या अखबारों में या फिर गोदी-मोदी मीडिया में या फिर डिजिटल चैनलों पर छाई होती हैं, उनकी अपने तरीके से कुछ समीक्षा करने की कोशिश करते हैं। तो मोटे तौर पर आज 2-3 खबरों की चर्चा कर लेते हैं मिलाकर कि मोदी क्या मुश्किल में हैं? मोदी को डबल 2-2 मोर्चे पर मुश्किल में है, डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उन्होंने अर्ली उम्मीदवारों की घोषणा की, 39 की घोषणा मध्य प्रदेश में की और छत्तीसगढ़ में 21 की। 21 में से 1 को रिपीट किया गया है, बाकी 20 नए चेहरे उतारे गए हैं। और हैरानी की बात है कि पूर्व एमएलए तक को टिकट नहीं दिया गया है। पंचायत स्तर के जो पदाधिकारी हैं, यानी कोई सरपंच रहा होगा, कोई पंचायत समिति में रहा होगा, उनको विधायकी का टिकट दिया गया है और साथ ही साथ 1-2 सांसद हैं जिनको विधानसभा के चुनाव में उतारा गया है। तो ये क्या एक नई तरह की रणनीति है? या ये कन्फ्यूज़न है? या बीजेपी तय नहीं कर पा रही है? या बीजेपी को हार का डर सता रहा है? क्या बीजेपी इस बहाने लोकसभा के चुनाव पर ज़ोर दे रही है मोदी जी? जैसे कि भूपेश बघेल के खिलाफ उनके भतीजे विजय बघेल को चुनाव मैदान में उतारा गया है, जो कि सांसद हैं। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की बात कही जा रही है, राजस्थान में की जा रही है। मध्य प्रदेश की बात है तो वहाँ पर 11 नए चेहरे हैं और बाकी जो चेहरे हैं वो पुराने हैं, कुछ की सीटें बदली गई हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुछ समर्थकों को टिकट मिला है, कुछ को समर्थक नहीं मिला है, जिनको नहीं मिला है, वो कांग्रेस में लौट रहे हैं, बीजेपी में भगदड़ जैसी स्थिति मची हुई है और समुंदर पटेल उनके एक बड़े नेता धाकड़ समाज के होते थे, वो 1000 गाड़ियों का काफ़िले के साथ कांग्रेस में लौट आए हैं। तो जो बीजेपी ने सोचा था कि वो माहौलबंदी कर लेंगे, जो वन अपशिपमेंट हो जाएगी, मतदाताओं में ये जाएगा कि देखिए बीजेपी किस कदर कॉन्फिडेंट है जीत के लिए कि उसने अभी चुनाव की घोषणा हुई नहीं, उससे पहले ही चुनाव में के उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल जताता है। ये कॉन्फिडेंस लेवल जताता है या फिर कोई चेहरा नहीं मिल रहा। विधानसभा में देखिए कुल मिलाकर बीजेपी की स्थिति देखिए कि प्रधानमंत्री का चेहरा विधानसभा चुनाव में दिखता नहीं है। 2018 के बाद देश में 31 विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे को बेचा गया। बीजेपी अपने दम पर सिर्फ 6 राज्यों में सत्ता में लौट आई, जिसमें गुजरात भी शामिल है और यूपी भी शामिल है, जहाँ पर प्रधानमंत्री के चेहरे नहीं होता तो भी वहाँ पर वापसी हो जाती। ख़ास तौर से यूपी में तो हो ही जाती, जो सबसे बड़ा राज्य है और योगी आदित्यनाथ का उस पर पूरी तरह से कब्ज़ा है। तो स्थानीय छत्रप भी नहीं है, जो स्थानीय छत्रप जैसे उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में घोषित नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 5 साल में किसी स्थानीय छत्रप को पनपाने की कोशिश नहीं की गई। डॉक्टर रमन सिंह को दिल्ली भेज दिया गया। शिवराज सिंह चौहान स्थानीय छत्रप हैं, लेकिन मुख्यमंत्री 4-5 बार से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने से कतरा रही है, यानी इस कदर हार का डर सता रहा है। राजस्थान में वसुंधरा राजे एक बड़ी स्थानीय छत्रप हैं, तो उनके पर कतरने की तैयारी हो रही है। तो ये बीजेपी में चल क्या रहा है? एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं या हताशा, निराशा का दौर है, ये समझ से परे है। और अगर प्रधानमंत्री का चेहरा ही के आधार पर ही चुनाव लड़ना था, तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर पूरी तरह से यकीन करना था कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, आराम से कैंडिडेट की घोषणा की जाएगी और जिसको भी कैंडिडेट घोषित करेंगे, उसकी जीत-हार की ज़िम्मेदारी एक तरफ प्रधानमंत्री पर होगी और प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, उस विधायक का तो चेहरा होगा ही नहीं, वो विधायक के पद के उम्मीदवार का तो चेहरा होगा ही नहीं। तो प्रधानमंत्री का चेहरा ही हर जगह होगा। 230 मध्य प्रदेश में, 200 राजस्थान में और 90 छत्तीसगढ़ में। लेकिन फिर क्यों हड़बड़ाहट, क्यों ये जल्दबाज़ी? कुछ लोग कह रहे हैं कि हड़बड़ाहट, जल्दबाज़ी नहीं है, बीजेपी ने ए, बी, सी, डी ये मास्टर स्ट्रोक भी नहीं है बीजेपी का कोई, जैसा कि कुछ गोदी चैनलों ने इसको घोषित कर दिया है। कुल मिलाकर ए, बी, सी, डी 4 श्रेणियाँ हैं और ए श्रेणी यानी जो 100% पक्की सीट है। डी श्रेणी यानी जो 100% गँवाई हुई सीट है, जिसको पिछली 2 बार से, 3 बार से बीजेपी हार चुकी है या पिछले 5 में से 1 दफ़ा ही जीती है किसी फ्लूक में आकर।
तो ऐसी सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन करना कोई भारी काम नहीं होता, कोई मुश्किल काम नहीं होता। ऐसी हारी हुई सीटों में कुछ लोग तो कहते हैं बलि के बकरे तलाशे जाते हैं और उनको जबरन एक तरह से चुनाव लड़वा दिया जाता है। तो कहानी क्या जा रही है, किस तरफ? प्रधानमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बिक रहा है? इस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। देखिए 2013 में जब विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तो वहाँ पर बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी। 230 की मध्य प्रदेश में बीजेपी को 165 सीटें मिली थी, 163 सीटें 200 में से राजस्थान में मिली थी और 90 में से 50 सीटें बीजेपी को छत्तीसगढ़ में मिली थी। उसके ठीक 3-4 महीने बाद 2014 का लोकसभा चुनाव होता है। भारी बहुमत से बीजेपी सत्ता में आती है, एनडीए के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाए जाते हैं। ये विश्लेषण बड़ा गौर से सुनिएगा आप। नए-नए प्रधानमंत्री हैं, स्वच्छता अभियान की बात होती है, 2-2 गाँव गोद लेने की बात होती है, किसानों की आय दुगनी करने की बात होती है, शौचालय बनाने की बात होती है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर, गैस कनेक्शन दिए जाते हैं, माता-बहनें गैस के चूल्हे पर जो रोटी बनाती हैं, चूल्हे पर जो लकड़ी के चूल्हे पर रोटी बनाती हैं, उससे 40 सिगरेट का धुआँ रोज़ पी जाती हैं, फेफड़ों में घुस जाता है। प्रधानमंत्री इतनी गहरी अपनी व्यथा व्यक्त करते हैं। ये तमाम योजनाएँ चलती हैं, देश में खुशनुमा माहौल है, आशा का माहौल है, सबका साथ, सबका विश्वास, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। उस समय लोगों के मन में ये भी था कि शायद 15 लाख रुपए अब आए, तब आए। लोग सुबह-सुबह उठ के बैंक अकाउंट चेक कर लिया करते थे कि वो जो 15 लाख की बात लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने कही थी कि ब्लैक मनी के ज़रिए भारत ले आएँगे और बाँट देंगे जनता के बीच में, तो अब आया, अब आया। इसी बीच 2018 का फिर विधानसभा चुनाव होता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। यानी 2014 से 2018 में प्रधानमंत्री का देश भर में छाया हुआ चेहरा था, उनकी योजनाएँ थी, डबल इंजन की सरकारें थी। लेकिन उसके बावजूद 2018 में क्या होता है, मध्य प्रदेश में बीजेपी 165 से लुढ़क कर 109 पर आ जाती है। राजस्थान में बीजेपी एक 163 163 से लुढ़क कर 73 पर आ जाती है, 90 सीटों का नुकसान। और छत्तीसगढ़ में तो और बुरा हाल होता है, 50 से लुढ़क कर 15 पर आ जाती है और कांग्रेस उछलकर 68 सीटों पर पहुंच जाती है। यानी मोदी का चेहरा 2018 में भी नहीं चला था विधानसभा चुनाव में। 2018 में नहीं चला और जब नया चेहरा था, ताज़ा चेहरा था, उस चेहरे के पीछे क्या चेहरा लोगों ने देखा नहीं था या कुछ लोगों ने देखा था तो माफ़ कर दिया था या पहचान उस रूप में नहीं कर पाए थे। अब तो 2023 में ये चेहरा एक्सपोज़ हो चुका है। चेहरे के भीतर का चेहरा सामने आ चुका है। कथनी करनी में फ़र्क लोगों को पता है। तो जब 2018 में मोदी का चेहरा नहीं चला, तो आखिर 2023 में मोदी का चेहरा कैसे चल जाएगा? आप कहेंगे 2019 में तो लोकसभा चुनाव में चल गया था। देखिए, ये बात देखी गई है कि विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में मोदी जी को 10% अतिरिक्त वोट मिलता है। लेकिन 2018 के दिसंबर में चेहरा नहीं चला था। फरवरी में अगर 14 फरवरी को शायद पुलवामा हुआ था और फरवरी के अंत में बालाकोट हुआ था। अगर ये पुलवामा या और बालाकोट नहीं होता, तो 2019 में क्या मोदी का चेहरा उस रूप में, उस तरह से चमक पाता जिस रूप में चमका था? ये आपके सामने सवाल है। तो कुल मिलाकर अब कहानी दिलचस्प हो जाती है कि 2023 में क्या मोदी का चेहरा नहीं चलेगा और मोदी जी को इस बात का एहसास हो चुका है और मोदी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2023 में भले ही विधानसभा चुनाव में हार हो जाए, लेकिन 2024 में इन राज्यों के अंदर एक भी सीट गँवानी नहीं है, क्योंकि यहाँ सीटें कम हुई तो फिर 2024 में मुश्किल हो जाएगी। राजस्थान में 25 में से 24, एक उनके हनुमान बेनीवाल के खाते में गई थी, जिन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन साथ छोड़ दिया था। मध्य प्रदेश में 29 में से 27 या 28 या 28 सीटें कमलनाथ के बेटे एक सीट निकाल पाए थे। छत्तीसगढ़ में से 11 में से 9 सीटें। तो 95% से ज़्यादा 97% के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा था। और यहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य राजस्थान में बीजेपी चुनाव 2024 के संदर्भ में लोकसभा सीटें लूज़ करने की को अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, ये जोखिम नहीं उठा सकती, इसलिए ये कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन फिर ऐसा ना हो कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम जैसी हालत हो जाए, विधानसभा चुनाव में भी पिट जाएँ और लोकसभा में भी कोई फ़ायदा ना हो या नुकसान
जितनी उम्मीद की जा रही है या जितनी आशंका है बीजेपी को, उससे ज्यादा हो जाए, ये भी दौर से गुजर रही है बीजेपी। एक चीज ये, वैसे भी इन चुनाव में 75 बार लोगों को भी टिकट दे दिया गया है, जो कि जाति समीकरण पूरे ध्यान में रखे गए हैं, और रिश्तेदारों को भी टिकट दिया गया है, बड़े नेताओं के संगी साथियों को टिकट दिया गया है। यानी कुल मिलाकर वही फॉर्मूला कि जो जिताऊ हो उसको टिकट दे दो, और तब सारे आदर्श, सारी परंपराएं, सारे नियम, सारे जो बनाए हुए नियम हैं खुद के, उन सबको आप दरकिनार कर दो। अब दूसरी मार हुई है मूडीज को लेकर। मूडीज ने मोदी जी का मूड खराब कर दिया है। आप कहेंगे मूडीज क्या है? मूडीज एक क्रेडिट रेटिंग वाली एक संस्था है, जैसे क्रिसल है, जैसे केयर है, जैसे फिच इंडिया है, जैसे एक तरह से आईएमएफ भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, और ऐसी इसी तरह की ये रेटिंग एजेंसी है। अब रेटिंग एजेंसी क्या करती है? रेटिंग एजेंसी रेट करती है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर है। पॉलिटिकल स्थितियों पर वो गौर नहीं करती, वो अर्थव्यवस्था पर जाती है कि वहाँ पर निवेशकों को, विदेशी पूंजी निवेशकों को पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, पैसा डूब जाएगा या तर जाएगा, तमाम चीज़ें। भारत के संदर्भ में वो लोग ये 3 चीज़ों से आकलन करते हैं कि वित्तीय घाटा कितना है, महंगाई कितनी है, और जो व्यापार घाटा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। लेकिन पहली बार मूडीज ने आर्थिक मुद्दों के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों को भी लिया है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में मूडीज ने पहली बार ऐसा किया है। हालांकि रेटिंग में कोई परिवर्तन नहीं किया है। BAA प्लस रेटिंग इंडिया को दी है, BAA2 रेटिंग इंडिया को दी है, BAA3 रेटिंग दी है, माफ कीजिएगा, 2020 में दी थी ये, उसी को बरकरार रखा है। उससे पहले BAA2 होती थी। BAA3 ये ग्रेडिंग के स्तर पर सबसे निचले स्तर की ग्रेडिंग है। इसके बाद नेगेटिव ग्रेडिंग शुरू हो जाती है। नेगेटिव ग्रेडिंग शुरू होती है, उसका मतलब होता है, नेगेटिव ग्रेडिंग का मतलब तब ये आता है कि आपको कर्ज नहीं मिलेगा, और जो कर्ज पे मिल भी गया तो ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। विदेशी पूंजीगत संस्थाएं हैं, वो पैसा लगाने से हिचकेंगी, विदेशी पूंजी आपके यहाँ कम आएगी, तमाम चीजें होती हैं। अब मूडीज ने कहा क्या है? मूडीज ने कहा है कि मणिपुर जैसी घटनाएं हुई, फिर अविश्वास प्रस्ताव आया। हालांकि इससे मोदी सरकार की स्थिरता पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर राजनीतिक असहमति का दौर जारी रहता है, अगर सांप्रदायिक तनाव, राजनीतिक तनाव इसी तरह जारी रहता है और बढ़ जाता है, अगर मणिपुर जैसी घटनाएं होती हैं, और अगर सिविल सोसाइटी के अधिकार छीने जाते हैं, अगर संस्थाओं की गुणवत्ता में कमी आती है, अगर चेक एंड बैलेंस की जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था गड़बड़ाती है, तो आगे जाकर रेटिंग पर असर पड़ सकता है। ये बहुत खतरनाक संकेत दिया है, और एक तरह से मोदी सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया है। आगे इन्होंने एक और बात की है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात की है कि अगर सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है, भाईचारे पर खतरा गहराता है, चेक बैलेंस की व्यवस्था, संस्थाओं को कमजोर किया जाता है, तो रेटिंग घटाई जा सकती है। आगे उनका ये कहना है, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की जब चीजें होती हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात सामने आती है, सांप्रदायिक तनाव की घटना होती है, तो कोई भी जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, फिर वो पॉपुलिस्टिक मेजर्स की तरफ बढ़ जाती है। यानी रेवड़ियां बांटना शुरू कर देती है, केंद्र हो चाहे फिर राज्य सरकारें हो। और जब वो रेवड़ी बांटने पर प्राथमिकता देती है, तो बुनियादी जरूरत, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, उस पर ध्यान कम हो जाता है। गरीबी दूर करनी है, लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है, विषमता दूर करनी है, आर्थिक जो अमीरों और गरीबों के बीच खाई चौड़ी होती जा रही है उसको पाटना है, वित्तीय अनुशासन को अमल में लाना है। इन सब चीजों को वो साइड में रख देती है। तो इससे देश का नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था का नुकसान होता है, लॉन्ग टर्म का नुकसान होता है। यानी एक मणिपुर, एक हरियाणा कैसे मोदी जी के लिए या भारत के लिए हम कह सकते हैं, आगे जाकर अर्थव्यवस्था के लिहाज से, रेटिंग के हिसाब से कुछ खतरनाक चीजें पैदा कर सकता है। ये मूडीज ने अपनी तरफ से संकेत दिए हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इस पर गौर किया जाना चाहिए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।